गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आप लोग सब जानते हैं इस समय ईसीजीसी और सेबी की जो एग्जाम हुई थी उनके रिजल्ट आ चुके हैं और इनके इंटरव्यू होने बाकी हैं। और आप ये भी जानते हैं कि वेवान क्लासेस के प्लेटफॉर्म से ईसीजीसी और सेबी के इंटरव्यू की तैयारियां कराई जाती है। तो आज हम आपको ईसीजीसी के बारे में बताएंगे कि इसके हम इंटरव्यू कैसे कंडक्ट करेंगे और इस कोर्स में हम क्या कवर करेंगे। फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए ईसीजीसी बहुत पुरानी संस्था है और ये एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन के नाम से जानी जाती है। तो सबसे पहला चैप्टर ये होगा कि ईसीजीसी के बारे में आपको ये बताया जाए कि इसका उद्देश्य क्या था, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर क्या है, इसका ऑपरेशन का स्ट्रक्चर क्या है, इसके कौन कौन से जोन्स हैं, रीजन्स हैं, ब्रांचें हैं और इसके मेन फंक्शंस क्या है और इस फंक्शन के साथ साथ के प्रोडक्ट्स क्या हैं, इस बात पे पहले चैप्टर में चर्चा होगी। तो सबसे पहला ब्रीफली मैं आपको बता देता हूं कि ईसीजीसी जब हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और टीटी कृष्णाचारी फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए एक विचार आया कि एक इनका इंश्योरेंस का संस्था बनाई जाए। एक कमिटी बनाई गई जिसका नाम था टीसी कपूर और टीसी कपूर कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पर ही ये ईसीजीसी, जो पहले इसका नाम था एरिक, एक्सपोर्ट रिस्क इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इस कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ 1957 में। 1957 में ये कंपनी बनी और इसके पहले जो चेयरमैन लगाए गए थे वो रतिलाल एम गांधी थे और टीसी कपूर जो है वो इसके फर्स्ट एमडी थे। इसके बाद इसका नाम चेंज किया गया। 1964 में इसका नाम चेंज करके और एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन रखा गया और यही एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन बाद में एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बन गया 1983 में। और उसके बाद में इसका शॉर्ट नाम 2014 में ईसीजीसी रख दिया गया। जो फुल नाम था उसका शॉर्ट नाम कर दिया ईसीजीसी लिमिटेड। तो ये ईसीजीसी के आप कह सकते हैं, इसको इतिहास कह सकते हैं, इवोल्यूशन ऑफ ईसीजीसी कह सकते हैं। अब प्रश्न आता है ईसीजीसी का स्ट्रक्चर क्या है। तो आप जानते हैं इसके चेयरमैन एम सेंथिलनाथन, इसका बोर्ड है जिसमें मेंबर्स होते हैं, उसमें आरबीआई से मेंबर है, फाइनेंस मिनिस्ट्री से मेंबर्स हैं, सेबी से मेंबर्स हैं, इसके पूरा बोर्ड है। इसके बाद जो इसके फंक्शंस हैं, देखिए जैसा आपके नाम से जानते हैं इसका काम है एक्सपोर्ट प्रमोशन का ऑब्जेक्टिव है और इसलिए इसके फंक्शंस जो हैं वो भी एक्सपोर्ट को प्रमोशन से रिलेटेड ही फंक्शंस होंगे। उसमें सबसे पहला है इसका गारंटी कवर करना, एक्सपोर्ट की गारंटी होती है। इसके बाद में इसका एक काम है रिसर्च, जिसमें बायर्स आपको उसकी रिपोर्ट की जाती है, कंट्री रिपोर्ट की जाती है, कौन से कंट्री में एक्सपोर्ट करना, वहां पर डिमांड है, किस आइटम की डिमांड है, ये आपको काउंसलिंग भी करते हैं। तो ये इसका काम मेन है और इस काम के लिए इनके प्रोडक्ट क्या हैं और ये प्रोडक्ट हैं इनकी जो इनकी पॉलिसीज है और जो पॉलिसीज होती है वो एक्सपोर्ट के अनुसार होगी। अब आप जानते हैं एक्सपोर्ट्स में बहुत सारे टाइप के कस्टमर्स हैं, इंडिविजुअल्स भी हैं, कंपनीज भी हैं और उसमें भी कुछ एसएमई की इंडस्ट्रीज हैं जो स्मॉल इंडस्ट्रीज, उनके लिए अलग है। तो अलग अलग
कस्टमर्स के अलग अलग प्रोडक्ट हैं। मेनली अगर ब्रीफली हम आप इसको समझाएं तो एक इंडिविजुअल पॉलिसी होती है और एक होती है कंपनीज की पॉलिसी, या एक होल टर्नओवर पॉलिसी होती है जो एक बैंक लेता है, जो बहुत सारे कस्टमर्स के लिए कवर करता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, एक पॉलिसी एक एक्सपोर्टर लेता है, वो इंडिविजुअल है, और एक पॉलिसी बैंक लेता है, वो बहुत सारे कस्टमर्स के बिहाफ पर लेता है, उसको होल टर्नओवर पॉलिसीज कहते हैं। तो ये दो प्रकार की पॉलिसी मेन है। फिर बाद में नेक्स्ट क्लासेस में इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। आज हम बहुत ब्रीफ में आपको बता रहे हैं कि हम इस कोर्स में क्या कवर करेंगे। फ्रेंड्स, प्रोडक्ट के बाद में इनकी प्रीमियम्स है, ये प्रीमियम लेते हैं, इसके कवर से कितने परसेंट ये एक्सपोर्ट कवर करेंगे, ये जो है उसका क्लेम इंश्योरेंस कवर करेंगे। इनके कवर भी अलग अलग है कस्टमर्स के अनुसार, कंपनी के अनुसार। 66% से लगा के 90% तक इनके कवर है। तो ये एक्सपोर्ट जो है केवल ईसीजीसी के बारे में आपको ये बताएंगे, और आप एज ए पीओ यही काम करेंगे जो आपके, या तो आप पॉलिसी जारी करेंगे, या आप काउंसलिंग में जाएंगे, या रिसर्च में जाएंगे, या आप क्लेम पास करने में जाएंगे, यही आपके काम होंगे। अब आते हैं दूसरा चैप्टर में कवर करूंगा इसमें एक्जिम पॉलिसी का, जिसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी 2015-2020 तक की पॉलिसी है, अभी नई पॉलिसी आई नहीं है। उसमें कौन कौन सी आइटम्स का प्रोवाइड जो है इंसेंटिव्स हैं, एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स हैं, उनमें सुविधाएं सरकार की तरफ से क्या क्या, वो सारी स्कीम जो है एक्जिम पॉलिसी में कवर की जाएगी। तीसरा चैप्टर जो आपका होगा वो एक्सपोर्ट फाइनेंस के बारे में होगा। आप जानते हैं एक्सपोर्ट फाइनेंस जब किया जाता है इसके कई स्टेज होते हैं, इसमें कौन कौन सी टर्म्स आती हैं, कौन कौन सी इसमें छोटी शॉर्ट टर्म्स आती हैं जिनको आपको जानना पड़ेगा। और वो टर्म्स मैं अभी बता देता हूं कि देखो, एक्सपोर्ट फाइनेंस में कोई भी एक्सपोर्ट फाइनेंस करेंगे उसमें एक बायर होगा और एक सेलर होगा, और ये आपका एक्सपोर्टर है और ये आपका इंपोर्टर है। अब दोनों कोई भी एग्रीमेंट करेंगे तो यहां से एक्सपोर्ट ऑर्डर आएगा, ये एक्सपोर्ट ऑर्डर आएगा। अब सबसे पहले तो आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए हर हालत में बहुत सबसे नेसेसरी है आपका एक कोड लेना पड़ेगा, जिसका नाम है आईईसी कोड, एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। ये आपको देगा। अभी कौन देगा? तो आपको पता है एक डिपार्टमेंट है डीजीएफटी, डीजीएफटी डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। ये डिपार्टमेंट, इनकी शाखाएं ब्रांच स्तर स्टेट स्तर पर, और ये आपको कोड जारी करेंगे। तो अगर किसी भी को इंपोर्ट करना एक्सपोर्ट करना तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है उसको आईसी कोड लेना। आईसी कोड लेने के बाद में वो बायर हो गया या सेलर होगा, इंपोर्टर होगा, एक्सपोर्टर होगा, उसके लिए आपको दोनों जो भी ट्रेड तय करते हैं उसको हम एक्सपोर्ट ऑर्डर कहेंगे। अब एक्सपोर्ट ऑर्डर में कुछ टर्म्स होती हैं जो आपको शॉर्ट में सीखनी पड़ेगी। जैसे एक्सपोर्ट ऑर्डर में एक टर्म होगी, एक्सपोर्ट ऑर्डर में एक टर्म होती है, मान लो एक्सपोर्ट ऑर्डर में आपकी एक टर्म्स होगी। देखिए मैंने आपको बताया एक्सपोर्ट ऑर्डर। अब इसमें आपके एक्सपोर्ट में आपको देखना पड़ेगा एक्स वर्क। अब उसमें लिखा हुआ एक्स वर्क, अब आपको समझना पड़ेगा एक्स वर्क का मतलब क्या है। उसमें लिखा होगा एफओबी, ये शॉर्ट फॉर्म है, तो इसकी फुल फॉर्म आपको समझनी पड़ेगी। अब मैं बता देता हूं यहीं पर कि एक्स वर्क क्या होता है, एफओबी क्या होता है। एक्स वर्क का मतलब है कि जो हम रेट तय कर रहे हैं हमारी फैक्ट्री से ई तक की तय कर रहे हैं, फैक्ट्री से जो माल उठाओगे उसके आगे के खर्चे जो भी देने पड़ेंगे वो बायर को देने पड़ेंगे। ये सेलर की तरफ से आपकी
ये कंडीशन अगर दी जाती है तो इसका मतलब है आपको उसमें लिखा हुआ एक्स वर्क रेट। एक दूसरा एफओबी मीन फ्री ऑन बोर्ड। फ्री ऑन बोर्ड, अब फ्री ऑन बोर्ड का मतलब है, बोर्डिंग कहते हैं लदान को, जो माल जाएगा शिप तक जाएगा तो शिप तक जो है हम फ्री देंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि फैक्ट्री से और शिप तक माल पहुंचाने का खर्चा फ्री होगा, मतलब वो आपको बायर को नहीं देना पड़ेगा, ये सेलर भुगतेगा, ये सेलर बियर करेगा। ये मतलब है फ्री ऑन बोर्ड का। फ्री ऑन बोर्ड के बाद में इसी में एक शब्द है FOR, और इसका मतलब फ्री ऑन रोड। फ्री ऑन रोड, अगर रोड से माल लेना है तो फ्री ऑन रोड होता है, शिप से जाएगा तो फ्री ऑन बोर्ड होता है। ये आपका FOR का मतलब है। अब एक टर्म है इसमें CIF। CIF का मतलब है, CIF का मतलब है कि कॉस्ट इंश्योरेंस और फ्रेट। क्रॉस इंश्योरेंस फ्रेट ये किसकी होगी? अगर CIF टू बी बोर्न बाय द बायर तो इसमें लिखा होगा CIF बाय द एक्सपोर्टर सेलर, तो ये CIF का मतलब है कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट। ये आपके इस एक्सपोर्ट बिल में ये टर्म्स होती हैं। इन टर्म्स को आपको शॉर्ट में आएंगे, आपको समझना पड़ेगा। एक्सपोर्ट में और भी टर्म्स हैं बहुत सारी। एक होता है BR, जिसको होता है बिल रियलाइजेशन सर्टिफिकेट, बिल रियलाइजेशन BRC सर्टिफिकेट BRC, ये भी एक टर्म है इसमें। ऐसे और भी टर्म्स हैं, जैसे आप जानते हो कि आप एक्सपोर्ट बिल, तो एक्सपोर्ट बिल इटसेल्फ, इसमें बहुत सारी चीजें कवर होती हैं। एक्सपोर्ट बिल होता क्या है, क्या क्या इसमें कंटेंट होते हैं, ये आपको बेसिक चीज समझनी पड़ेगी। और इसमें आज ही मैं बता देता हूं एक्सपोर्ट बिल होता क्या है। एक्सपोर्ट बिल में क्या होता है? तो साहब एक्सपोर्ट बिल में आपको जब माल तैयार हो जाता है बनके, उसको भेजने के लिए पैकिंग करेंगे, पैकिंग करके उसको जहाज पे भेजेंगे, चाहे वो हवाई जहाज हो चाहे पानी का जहाज हो। यहां तक भेजने के बाद में ये आपको एक सर्टिफिकेट देंगे या एक रसीद देंगे। सबसे पहला वो रसीद कहलाती है बिल ऑफ लेडिंग। बिल ऑफ लेडिंग, बिल ऑफ लेडिंग इज एक्नॉलेजमेंट of the goods given by the company air shipping company। और अगर ये एयर से भेजा तो एयरवे बिल होगा, ये होगा एयरवे बिल, एयरवे बिल होगा। अगर रोड से जाता है, मोटर व्हीकल से जाता है, MTR होगा। अगर रेलवे से जाता है तो RR होगा। ये सबसे पहला डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स है, और आपको पता होना चाहिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में ही आते हैं, ये ट्रांसफरेबल होते हैं। तो ये आपका एक्सपोर्ट बिल का मेन पार्ट है। अब एक्सपोर्ट बिल जब कोई बनाएंगे, जब ये आ जाएगा तो एक्सपोर्ट बिल बनाते हैं। आपने कई एक्सपोर्टर को कहते हुए सुना होगा कि यार आज मैं बहुत बिजी हूं, मेरा शिपमेंट जाना है और मुझे बिल बनाने और बैंक में एक्सपोर्ट बिल देना है, इस तरीके के सुने। तो वो एक्सपोर्ट बिल क्या होता है? एक्सपोर्ट बिल के बहुत सारे एनेक्चर्स हैं जो उनके साथ लगा के पूरा बिल बनाते हैं, इसको हम एक्सपोर्ट बिल कहते हैं। अब साहब एक्सपोर्ट बिल में क्या होगा, तो आप एक्सपोर्ट बिल में देखिए एक्सपोर्ट बिल में क्या होगा। तो साहब एक्सपोर्ट बिल जब बनाएगा उसके सबसे ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज होगा। बिल ऑफ एक्सचेंज ये आपने पढ़ा होगा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट सेक्शन
5 में पढ़ा होगा। सेक्शन 5, सेक्शन 6, सेक्शन 4 ये आप नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट पढ़ते हैं, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक्स एंड ड्राफ्ट्स। तो बिल ऑफ एक्सचेंज एक हुंडी है जिसको हम हिंदी में हुंडी कहते हैं, इसको हम हुंडी कहते हैं। साहब ये सबसे ऊपर लगेगी, ये भुगतान आदेश है। ये क्या है? भुगतान आदेश। ये भुगतान आदेश क्या है कि इस बिल का भुगतान किसको करेंगे, ये आपका हुंडी होती है। उसके बाद में सेकंड डॉक्यूमेंट होगा इसमें इनवॉइस। जब भी आप कोई माल बेचते हैं उसका बिल बनाते हैं, उस बिल में इनवॉइस कहते हैं उसको। इसमें रेट होती है, क्वांटिटी होती है, उसका अमाउंट होता है, ये आपका इनवॉइस में आएगा। अब इनवॉइस के बाद में तीसरी चीज जो आएगी वो आएगी आपकी पैकिंग लिस्ट। अब पैकिंग लिस्ट क्या होती है? देखिए आप जानते हैं माल बेचते हैं तो बहुत सारी चीजें उसमें अलग अलग कार्टून में अलग अलग कार्टन से होते हैं, उनमें भरी जाती है साइज के अनुसार, है उनकी कीमत के अनुसार। तो ये कार्टन्स बनाए जाते हैं। तो पहले कार्टन में क्या, दूसरे कार्टन में, तीसरे कार्टन में क्या, ये इनकी लिस्ट होती है। ये आपकी पैकिंग लिस्ट होगी। अब पैकिंग लिस्ट के बाद में वो डॉक्यूमेंट जो आपको शिपिंग कंपनी दिया है जिसका नाम है बिल ऑफ लीडिंग, ये बिल ऑफ लीडिंग आपको है। माल का जो डिलीवरी देनी वो इसी से ली जाती है, बिल ऑफ लीडिंग से। अब चूंकि माल गया है बीच में, ट्रांजिट में कोई भी नुकसान हो सकता है, तो साहब ये ट्रांजिट में ट्रांजिट इंश्योरेंस भी कराया जाता है। ट्रांजिट इंश्योरेंस, ट्रांजिट इंश्योरेंस एक कवर नोट ले सकते हैं, ले लेते हैं, या आपकी पूरी एक पूरे होल टर्नओवर पॉलिसी भी ट्रांजिट की हो सकती है। इसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कोई भी बायर होता है दूसरे देश का, वो कहता है कि भाई ये आपकी बनी हुई चीज ही होनी चाहिए, ओरिजिन, और इसमें सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन मांगा जाता है। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन ये बहुत जरूरी है। और कुछ कंट्रीज में एक चीज और है, वो कहते हैं साहब चाइल्ड लेबर आपकी यूज नहीं होनी चाहिए, तो एक सर्टिफिकेट और ये भी देना पड़ता है कि वी हैव नॉट यूज्ड चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर आपको होता है यूरोप में कोई आप माल बेचेंगे, ये सर्टिफिकेट मांगा जाएगा कि चाइल्ड लेबर यूज नहीं हो रही है। इसके बाद में इसी में आपका वो एक्सपोर्ट ऑर्डर की कॉपी भी होगी, एक्सपोर्ट ऑर्डर की कॉपी होगी। अब यहां एक चीज और मैं बताऊंगा जो बाद में डिटेल में बताऊंगा। एक्सपोर्ट ऑर्डर के साथ में हो सकता है कि लेटर ऑफ क्रेडिट भी हो, क्योंकि लेटर ऑफ क्रेडिट इटसेल्फ इज योर एक्सपोर्ट ऑर्डर। तो लेटर ऑफ क्रेडिट में पेमेंट की गारंटी भी आ गई आपके उस बैंक की, जो एक चैप्टर अलग से मैं कवर करूंगा। टाइप ऑफ एलसी, टाइप ऑफ टर्म्स ऑफ एलसी होती हैं, और जहां एलसी आती है वहां ईसीजीसी कवर नहीं करता, ये मैं बेसिक बता देता हूं। दो गारंटी एक साथ नहीं ले सकते आप। तो ईसीजीसी उन्हीं बिल्स की गारंटी करता है जो नॉन एलसी होते हैं, ये आपको मैं बता देता हूं। तो ये आपका एक्सपोर्ट ऑर्डर या लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट, तो ये आपके इसको सारे डॉक्यूमेंट्स को मिला के क्या कहेंगे? एक्सपोर्ट बिल। अब सब एक्सपोर्ट बिल आपने समझ लिया। अब मैं आपको बता देता हूं एक्सपोर्ट फाइनेंस क्या होता है। तो एक्सपोर्ट फाइनेंस में दो टर्म्स आपको समझनी पड़ेगी, फिर पूरा डिटेल चैप्टर होगा, उस पर पूरा आपको पढ़ाया जाएगा। तो देखिए एक्सपोर्ट फाइनेंस की दो स्टेज है, एक प्री शिपमेंट एक्सपोर्ट फाइनेंस, और इसकी दो स्टेज है, एक प्री शिपमेंट और पोस्ट शिपमेंट। और आप समझ गए होंगे प्री शिपमेंट क्या होता है।
प्री शिपमेंट होता है माल को बनाना और बनाकर जहाज तक पहुंचाना, ये प्री शिपमेंट स्टेज है। यहां तक का फाइनेंस जो होगा वो प्री शिपमेंट फाइनेंस होगा, और इसमें गुड्स जो है उसके अगेंस्ट में फाइनेंस होगा। तो यहां तक गुड्स हमारे पास में हाइपोथेकेटेड है, तो ये आपका प्री शिपमेंट फाइनेंस। जब गुड्स बाहर चलेगी तो हमारी सिक्योरिटी भी बाहर चलेगी, और इसलिए वो कन्वर्ट किसमें हो जाएगी, वो पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस में होगी। तो यहाँ पर जो फैसिलिटी दी जाती है वो ईपीसी होती है, एक्सपोर्ट पैकिंग क्रेडिट होती है, और यहाँ पर जो फैसिलिटी दी जाती है वो बिल डिस्काउंटिंग दी जाती है, बिल डिस्काउंटिंग या बिल परचेज, बिल परचेज, ये फैसिलिटी आपको दी जाती है। अब साहब बैंक ने आपको बिल परचेज कर लिया, बैंक ने पैसा दे दिया, पैसा दे दिया बैंक में, आप देखिए बैंक ने वो डॉक्यूमेंट कहाँ भेजा, तो आपको पता होना चाहिए ये ट्रांजैक्शन बैंक टू बैंक होते हैं, बैंक डायरेक्ट वायर को नहीं भेजेगा, तो बैंक ने वायर के बैंक को भेजा, और वायर का बैंक वायर को सूचना करेगा कि आपका बिल आ गया, भुगतान करिए। अब यहाँ आता है कि अगर वो वायर भुगतान नहीं करे तो बिल वापस आ जाएगा, क्योंकि उसमें ऐसी नहीं है। दो तरीके की बिल बताएं, जहां पर लेटर ऑफ क्रेडिट है वहां तो वो बैंक पेमेंट करेगा ही करेगा। अगर लेटर ऑफ क्रेडिट नहीं है तो वहां पर वो आपकी रिस्क क्या है, वो पेमेंट नहीं आए। और यहाँ पर जो रिस्क है इसका कवर जो करते हैं कि ये पेमेंट नहीं आए, नॉन पेमेंट के रिस्क जो है ये हम इंश्योरेंस कराते हैं, ये इसका हम कवर कराते हैं, वो काम है ईसीजीसी का। तो ईसीजीसी कवर्स द नॉन पेमेंट रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ एक्सपोर्ट बिल्स, नॉन पेमेंट ऑफ एक्सपोर्ट बिल, ये आपका ईसीजीसी का कवर है। अब ये पॉलिसी कौन सी कराएगी, अगर एक्सपोर्ट चला गया उसका पेमेंट नहीं आया तो ये कौन सी पॉलिसी कहलाएगी, ये पोस्ट शिपमेंट कवर कहलाएगा। ऐसे ही अगर मान लो यहाँ माल बना है और ये माल ही बनते बनते ऑर्डर कैंसिल हो गया, या वहां ऐसी स्थिति आ गई कोरोना जैसी, तो वह शिपमेंट ही नहीं हुआ और मेरा माल खराब हो गया। मैंने एक ऑर्डर आया था, वैलिड ऑर्डर था, माल बनाया, माल बनाने के बाद में माल का एक्सपोर्ट ही नहीं हुआ, मेरे को बहुत बड़ा नुकसान। तो इसकी पॉलिसी जो होगी वो पॉलिसी होगी प्री शिपमेंट पॉलिसी। तो कहने का मतलब है इंश्योरेंस जो कवर होता है वो दोनों तरीके की पॉलिसी का होता है, एक प्री शिपमेंट और एक पोस्ट शिपमेंट पॉलिसी का। अब ये बात अलग है, वो कस्टमर इंडिविजुअल हो जाए तो इंडिविजुअल पॉलिसी होगी, अगर वो बैंक है तो बैंक की जो पॉलिसियां होती है उनको हम होल टर्नओवर पॉलिसी कहते हैं। होल टर्नओवर पॉलिसी, होल टर्नओवर पॉलिसी में बहुत सारे कस्टमर्स बैंक के होते हैं, वो जुड़ते जाते हैं निकलते जाते हैं, जिनका बैंक रिपोर्टिंग करता है प्रीमियम भेजता है उनके हम कवर करा देते हैं। तो ये आपको एक्सपोर्ट से संबंधित जो चीजें, देखिए मैं इन चीजों को आज ब्रीफ में पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद में ये चैप्टर वाइज होंगे और ये कम से कम 8 से 10 दिन का कोर्स होगा। और इसमें आपके साथ के साथ फिर पढ़ाने के बाद में आप जानते हैं हम लोग ऑनलाइन मॉक लेते हैं, और जो बच्चे यहाँ आ सकते हैं उनके यहाँ आने पर भी मॉक लिए जा सकते हैं। तो ये हमारा कोर्स कंडक्ट करेंगे। अब इसमें एक चैप्टर होता है साहब कि आप जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं तो उसके साथ रूल्स होते हैं, और वो रूल्स कौन बनाता है, कौन देता है, कौन से एक्ट में होते हैं, तो ये रूल्स आपके फीमा एक्ट में होते हैं, और फीमा एक्ट 99 का है। तो फीमा एक्ट कहता है रिजर्व बैंक ने बहुत सारे रूल्स बना रखे कि आप एक्सपोर्ट भेज दो साहब, माल भेज दो और पैसा ही नहीं होगा, सालों तक पैसा ही नहीं आया, तो उसकी लिमिट है कि कितने दिन में पेमेंट आ जाना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। ऑर्डनरी कोर्स में 12 महीने में आना चाहिए, 18 महीने में आना चाहिए। ये कुछ स्कीम्स हैं जो आरबीआई ने निकाले कि इन आइटम्स का पेमेंट 18 महीने में आ जाना चाहिए, क्योंकि आपका माल बाहर गया है, और जब माल बाहर गया तो फॉरेन एक्सचेंज आना चाहिए, और नहीं आता है तो फॉरेन एक्सचेंज लॉस है हमारे लिए। और इसलिए यहाँ रिजर्व बैंक का मास्टर सर्कुलर पढ़ना पड़ेगा फॉरेन एक्सचेंज पे, वो मैं पढ़ाऊंगा आपको कि कितने टाइम में ये पेमेंट आ जाना चाहिए।
अदरवाइज उसकी रिपोर्टिंग कैसे होगी। तो ये आपका एक्सपोर्ट पेमेंट का के बारे में। ऐसे ही आपका पेमेंट आपने माल डायरेक्ट भेज दिया, तो डायरेक्ट बिल्स का पेमेंट भी होना चाहिए, उसकी रिपोर्टिंग बैंक के माध्यम से होनी चाहिए। आप डायरेक्ट बिल भेज सकते हैं बिना बैंक के बायर को, लेकिन जब पेमेंट आएगा तो बैंक के माध्यम से ही आएगा, और बैंक के माध्यम से आएगा उसके लिए एक रसीद लेनी पड़ेगी जिसको हम बिल रिलाइजेशन BRC कहते हैं, BRC बिल रिलाइजेशन सर्टिफिकेट। ये आपको मस्ट है, देना पड़ेगा। अगर वहां डिले हो गया, अगर नहीं आया तो साहब ये केसेस ईडी में रिपोर्ट हो जाते हैं, एनफोर्स डायरेक्टरेट में रेफरेंस हो जाते हैं। तो ये आपका फीमा एक्ट। और फीमा एक्ट में एक चैप्टर और है कि जो बैंक फाइनेंस करते हैं कौन सी ब्रांचेज कर सकती हैं, तो आपको एक चैप्टर आएगा जिसमें एडी ब्रांचेस के बारे में आएगा, ऑथराइज्ड डीलर ब्रांचेज, एडी ब्रांचेज। तो आपको पता होना चाहिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो काम है हर ब्रांच नहीं कर सकती, बैंक की सारी ब्रांचें नहीं कर सकती। जो अधिकृत ब्रांच हैं, जो ऑथराइज्ड ब्रांच हैं, वो ही इसको कर सकती है। तो आपका एडी ब्रांचेस के बारे में एक चैप्टर होगा। उसके बाद में उस एक्सपोर्ट्स का स्टेटस होता है जिसको हम स्टार हाउसेस कहते हैं, और उनको कुछ छूट देंगे। जब आप जानते हैं कई एक्सपोर्ट का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, तो हम उनको स्टार हाउसेस का स्टेटस देते हैं, और उनको बहुत सारी चीजें जो है ऑन डिक्लेरेशन अलाउड है। तो स्टार हाउसेस का सर्टिफिकेट आपको, स्टार हाउसेस 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, जैसे जैसे आपका टर्नओवर बढ़ता जाता है, ये आपका स्टार हाउस का सर्टिफिकेट है। तो स्टार हाउस का आपको पता होना चाहिए। अगर आपका 3 मिलियन तक का एक्सपोर्ट है, आपका 3 5 स्टार बने, आपका 25 मिलियन तक का स्टार एक्सपोर्ट है, मिलियन 25 मिलियन, तो आप 2 स्टार है। अगर आपका 100 मिलियन का है एक्सपोर्ट, तो आपको 3 स्टार मिलेगा। अगर आपको 500 करोड़ का मिलियन का है, तो आपको 4 स्टार है, और 2000 मिलियन पे आपको 5 स्टार का। अभी स्टार क्या होते हैं तो आपको पता होना चाहिए, कई स्कीम, कई इंसेंटिव इनको ज्यादा होते हैं। जैसे आप एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको इनके डिक्लेरेशन पे ये मान लिया जाता है, इनको बहुत सारे ऑन डिक्लेरेशन अलाउड है, कई चीजें, इनको रनिंग अकाउंट फैसिलिटीज अलाउड है। तो ये आपके स्टार हाउसेस के बारे में इसमें बताया जाएगा। और अब एक टॉपिक होगा आपका आखिरी, वो फॉरेन एक्सचेंज अर्थमेटिक फॉरेन एक्सचेंज अर्थमेटिक के नाम से होगा, जिसमें आपको बताया जाएगा रेट कैसे चार्ज होते हैं, कौन कौन से एक्सचेंज रेट होते हैं, स्पॉट रेट क्या होती है, टर्म रेट, कैश रेट क्या होती है, टर्म रेट क्या होती है, फॉरवर्ड रेट क्या होती है, बिल बाइंग रेट क्या होती है, बिल सेलिंग रेट क्या, टीटी सेलिंग रेट क्या होती है। ये सारी रेट्स के बारे में पढ़ाया जाएगा। कौन सी रेट आपसे चार्ज करता है, और कौन सी आप बाइंग में कौन सी करता है, और सेलिंग में कौन सी करता है, इसकी एक पूरा चैप्टर होगा। तो ये आपका जो आपका कोर्स होगा ECGC का, इनमें हम ये चीजें कवर करेंगे। और आखिरी में आपको बैलेंस शीट का एनालिसिस कंपनी एक्ट पढ़ाया जाएगा। तो अभी बहुत सारे बच्चे, वो हो सकता है फाइनेंस स्ट्रीम से नहीं है, तो कंपनी के बारे में पढ़ाएगा, और कंपनी के अकाउंट्स पढ़ाए जाएंगे, अकाउंट्स। तो अभी आपको बैलेंस शीट एनालिसिस आना चाहिए, और एक्सपोर्ट फाइनेंस भी आना चाहिए। तो दोस्तों, इस कोर्स जो हम करने जा रहे हैं ECGC के इंटरव्यू का, इसमें ये कंटेंट्स हम तैयार कराएंगे, और ये इनपुट्स हम आपको देंगे, थोड़ा डिटेल में देंगे, हर एक चैप्टर वाइज देंगे। उसके बाद में हम मॉक लेंगे आपके, और आप जानते हैं हम प्रैक्टिस कराते हैं, फेस टू फेस 1 to 1 प्रैक्टिस कराते हैं। आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे को कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे नंबर आपको
बेवाल क्लासेस के ऐप में मिलेंगे, बेवाल क्लासेस। और इस पे 9828013714 इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, धन्यवाद।